दो इसको। ऑन हो गया, लेकिन यहाँ से ना किसी का कॉल वाला आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग को आज समझना है क्या? सर इसमें थ्योरम थर्ड को दिया है। क्या थर्ड दिया था थ्योरम? ये नॉन इम्पीडिंग फाइनाइट सेट H ऑफ ए ग्रुप G इज अ सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ A, B बिलोंग टू H। अरे उसको प्रूफ कर लो, ठीक ना, उसको खुद से प्रूफ कर लो। बहुत सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, या फिर उसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। देखो उसको देख लो, उसको अभी पूछा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप की दिक्कत हो रही है, इसको प्रूफ को तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक ना। अगर तुम लोग को डाउट होगा कुछ तो उसको एक बार अपने से करने का प्रयास करना। कोई डाउट होगा तो ये बता दीजिए सर, ऊपर वाले डिफरेंस क्या है सर? ये भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाओ, जरा दिखाओ क्या है। सर एक ही प्रॉपर्टी से पता चल जा रहा है कि सब ग्रुप है। देखो उसमें कंडीशन लग गई हुई है। क्या लग गई हुई? फाइनाइट लग गई हुई है, ठीक ना। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, तो कंडीशंस एक और अप्लाई है। कैसी है? फाइनाइट होना चाहिए और क्लोजर होना चाहिए, तब की बात वो कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो अंतर? वहाँ पे कोई फाइनाइट वाला केस नहीं था कि फाइनाइट हो। इसमें एक बात और मेंशन कर दिया कि फाइनाइट है, उसी फाइनाइट और क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ करना है। ठीक बात है, देखो ध्यान से। अब फाइनाइट के लिए भी बातें मैंने बताई हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक थ्योरम करवाई थी ना पीछे कोई, कि कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। उसमें कुछ टेक्निकलिटी यूज करी थी, टर्म्स, वही सारी चीज़ें यहाँ भी यूज करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में तुम लोग बिहेवियर जानते ही हो, ठीक है। हालांकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं मुझे लगा, तो मैंने उस पर चर्चा नहीं की, ये तो कर देता उस पर। ठीक है, चलो तो इसको समझते हैं कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सबग्रुप इज सबग्रुप कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं समझा ही दूं ऐसे ही बातों बातों में कि क्या होता है। अगर देखो हमारे पास एक G कोई ग्रुप है, G एक कोई क्या है बताओ? ग्रुप है, और मैं दो सबग्रुप लेता हूं इसके H1 एंड H2। दो क्या हैं? ये सबग्रुप हैं, किसके? G के। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं, H1 इंटरसेक्शन H2, तो ये भी क्या होता है? एक अगेन सब ग्रुप होता है। ठीक है, अगेन सब ग्रुप होता है। और अगर मैं H1 यूनियन H2 करूं, तो ये जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप हमेशा हो। ठीक है, H1 इंटरसेक्शन H2 हमेशा क्या होता है बताओ? सब ग्रुप होता है। और H1 यूनियन H2 हमेशा सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखना है आपको, ये मतलब याद रहना चाहिए। ये तो अभी तो रिजल्ट ये प्रूफ करवाएंगे हम। ठीक है, कैसे? ये कब सब ग्रुप बना सकता है? ये तभी सब ग्रुप बना सकता है जब इनमें से कोई एक दूसरे में क्या हो? कंटेन्ड हो, है ना। या ऐसे हो, या H2 कंटेन्ड हो H1 में। अगर ये दोनों बातें में से कोई भी बात होल्ड करती है, तब ये H1 यूनियन H2 क्या बनाएगा? फिर से सब ग्रुप बनाएगा। अदरवाइज H1 यूनियन H2 हमेशा सब ग्रुप नहीं बनाता है। इस पे भी बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक ना। तो रिटन एग्जाम में भी आ सकता है ये प्रूफ करने के लिए कई सारे, ठीक ना। तो अब इसको देख लेते हैं, तुम्हारे कोर्स में तो है ही। तो सबसे पहले हेडिंग यही लगा लो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। ठीक है, तो थ्योरम करके दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप of a group is again form a group
ये बताओ कुछ इफ एंड ओनली इफ करके तो नहीं लिखा है? स्टेटमेंट जरा देख लो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट यही वाला भाव है। हाँ, इफ एंड ओनली इफ का कुछ मुद्दा तो नहीं यहाँ पे है। चलो अच्छा, तो जब यही बात लिखा है तब तो चीज़ें क्या हैं, थोड़ा आसान है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा इसमें क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन फॉर्म ए ग्रुप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट G be any group, let G be any group and H1 comma H2 be two subgroup of G। मान लेते हैं कि H1 और H2 क्या है, दो सबग्रुप हैं G के। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखो जरा, कल वाला रिजल्ट याद है? कल जो पढ़ाया था रिजल्ट, यस सर। क्या पढ़ाया था? सब ग्रुप टेस्ट जो दो थे। फर्स्ट स्टेप में था, हाँ, जो 2 स्टेप टेस्ट था, अभी वो यूज करना मतलब 2 स्टेप में है तो उसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 स्टेप टेस्ट इजी है। क्या था? ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H में, है ना? इफ A कॉमा B बिलोंगिंग टू H इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स भी बिलोंग करे H में। 1 स्टेप टेस्ट, उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक ना, उसी टेस्ट को। अब देखो, अगर H1 एंड H2 टू सब ग्रुप ऑफ G, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करेंगे? फॉर A कॉमा B बिलोंगिंग टू H1 इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H, मतलब H1 एंड A1 B1 कर लेते हैं। A1 B1 बिलोंगिंग टू H2 implies A B1 इनवर्स बिलोंगिंग टू H2। अब एक चीज देखो जरा, मान लो मैंने तुम लोगों को ये बताया है ना कि A कॉमा B बिलोंगिंग टू H इंप्लाइज दैट A इनवर्स B बिलोंगिंग टू H2, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। यही टेस्ट बताया है। हो सकता है ऐसा भी तो इंप्लाइज कर देना कि A इनवर्स B बिलोंगिंग टू H। ये वाली बात और ये वाली बात, दोनों बातें एक ही चीज को बताती हैं। हो सकता है किसी बुक में ये लिखा हो, ठीक बात है, कि A इनवर्स B बिलोंगिंग टू H, तब भी ये बात हो सकती है ना। अगर तुम लोगों ने इसके लिए प्रूफ किया है तो सेम प्रूफ इसके लिए भी बैठ के घर पे कर लो। ये वाला प्रूफ तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, ये वाला केस भी अपने से प्रूफ करो। ऑपरेशन तो सब सेम स्टेप सारे रहेंगे। ठीक ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो तबीयत तुम्हारी नहीं ठीक है? गर्मी लग रही तो इसको फैन ऑन करवा दो क्या? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सब ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो, अब एक चीज देखो जरा, जब मुझे किसी भी सबसेट को, है ना, किसी भी सबसेट को ये प्रूफ करना होगा या करना होता है कि वो ग्रुप का सब ग्रुप है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जब किसी भी सबसेट को ये प्रूफ करना है कि वो दिए गए ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये बात दिमाग में है? तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो ये दिखाएं, हमें क्या दिखाना है कि H1 और H2 का इंटरसेक्शन क्या बना रहा है, सब ग्रुप बना रहा है। ये हमारा टारगेट है। लेकिन सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है एक। हो सकता है कि H1 और H2 में क्या हो, कॉमन ही कुछ ना हो, तब तो बात गड़बड़ है ना। तो सबसे पहले तो यही दिखाते हैं, ठीक ना। हाँ, नाउ सिंस H1 एंड H2 आर सबग्रुप ऑफ G, ये तो बात दिया गया है, ठीक ना। देयरफॉर E belonging to H1 and also E belonging to H2, ठीक है। अब जब E दोनों में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज क्या, H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 5 है ना। मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये बात दिखा दिया हमने। अब हम अपना टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, फटाक से नोट करो यहां तक।
थोड़ी ये स्याही गड़बड़ है, स्याही बदलने की ज़रूरत है। रागिनी कहाँ रह गई? अरे क्या नाम है, स्वाति कहाँ रह गई? सर वो आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना सर। अच्छा, उसको भी लेट हो गया आज। यस सर। चलो अच्छा, नोट कर लो फटाक से। इसके पहले एक सिग्निफिकेंट नोट था तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था? आइडेंटिटी और इनवर्स सारे सबग्रुप जिस ग्रुप का सबग्रुप हो सब में सेम ही रहे। हाँ मतलब किसी जो भी एलिमेंट H1 में होगा उसका इन्वर्स तो H1 में होगा ही, अगर H1 सब ग्रुप है तो, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करना ही चाहिए, बिना उसके तो होगा नहीं। तो ये बात कैसे प्रूव कर रहे हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, ये भूलना मत। एग्जाम टाइम में अक्सर ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं कि सीधे दिखाने लग जाते हैं, टेस्ट दिखाने लग जाते हैं। पहली बात तो यही दिखाना चाहिए कि H1 और H2 क्या है, दोनों इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अब जब नॉन एम्प्टी है तब क्या बातें घटना घट रही है, देखो आगे। देखो अब लिखो, लेट A, B बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, है ना। अब हम दिखाना चाह रहे हैं सब ग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक ना। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि AB इनवर्स भी कहाँ बिलोंग कर जाए, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि सब ग्रुप है, ठीक है। अब जब A, B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, पहले भी मान चुके हैं सर। कहाँ मान चुके हैं? H1 में कि A, B बिलोंग टू H1। अच्छा ठीक है, नोटेशन चेंज कर लो भाई, चलो कैपिटल AB कर लो, ठीक है। लेट A, B बिलोंगिंग टू H1, लेकिन हालांकि नोटेशन एलिमेंट को स्मॉल से दिखाते हैं तो R, S ले लेते हैं, ठीक ना। और R, S बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, ऐसा हम मान लेते हैं। पहले तो हमने दिखाया कि ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें कुछ तो एलिमेंट कॉमन होगा ही होगा, ठीक ना। अगर मान लो आइडेंटिटी भी रहा तब भी सब ग्रुप बनाएगा, आइडेंटिटी से ज़्यादा एलिमेंट रहे तब क्या हो सकता है, तब देखो वही चीज़ लगाना चाह रहे हैं, सब ग्रुप टेस्ट वन स्टेप। R, S अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि R, S बिलोंगिंग टू H1 एंड R, S बिलोंगिंग टू H2। भाई जब दोनों में रहेंगे अलग अलग तभी तो इंटरसेक्शन में भी आएंगे, ठीक है। अब सिंस या दिस इंप्लाइज दैट R, S इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 एंड R, S इनवर्स बिलोंगिंग टू H2, क्यों बताओ? क्योंकि H1 H2 सब ग्रुप। हाँ, सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। इसलिए ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर ये H1 में भी है और H2 में है तो दिस इंप्लाइज क्या कि R, S इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। हेंस या देयरफॉर H1 इंटरसेक्शन, ये ऐसे भी देयरफॉर फॉर R, S belonging to H1 intersection H2 implies that R, S inverse belonging to H1 intersection H2. Hence H1 intersection H2 is a subgroup of G. ठीक है बात, एकदम आसान सा प्रूफ था, कोई टेक्निकलिटी नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस हाँ, ये वन स्टेप टेस्ट याद होना चाहिए। कुछ दिन बाद हो सकता है ये भूल जाए, अभी दिमाग में याद रहता है, ठीक ना, कुछ दिन बाद हो सकता है भूल जाए। लेकिन मैं फिर से वही कहता हूँ कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तो तुम लोग रिवीजन तो करके जाओगे ही जाओगे, तो फिर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अगर ये बात 2 के लिए सत्य है, ठीक है, तो ये किसी के लिए भी सत्य हो सकती है। मतलब सेम पैटर्न पे रूल तो हम सेम ही लगाएंगे, तो मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए ये चीज़ क्या है, ट्रू है, ठीक है।
तो नोट करके लिख लो इसी बात को। सर वन स्टेप से भी कर सकते हैं। वन स्टेप से ही तो किया इसको, तो सर टू स्टेप से। टू स्टेप से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, ठीक ना। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रूफ, लेकिन मैंने बोला कि जब वन स्टेप थोड़ा सा कम है तो अक्सर हम हर एक मतलब सवाल में क्या करेंगे, वन स्टेप टेस्ट ही यूज़ करेंगे। तो नीचे नोट करके लिख लो। अरे यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। also for subgroup of group। आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम भी इंटरसेक्शन कर सकते हैं, मतलब कोई भी n की वैल्यू के लिए। आर्बिट्रेरी का मतलब यही है, बात समझ रहे हो, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है।